हाँ जी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और थोड़ी सी बात आज आगे बढ़ेगी सब्जेक्ट मैकेनिकल वाइब्रेशन में। लास्ट टर्म में हम लोगों ने देखा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होती है, और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को ऐसे कुछ आई थी, सॉल्व करके देखा गया था कि अगर कोई पार्टिकल पी पॉइंट इस पॉइंट से स्टार्ट करता है, इसका एक साइकिल पूरा करता है, तो उसका प्रोजेक्शन एक स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो करेगा, और उसे एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कह रहे थे हम लोग। और जिसकी इक्वेशन बनके कुछ ऐसी आई थी कि y इज इक्वल टू कैपिटल Y साइन ओमेगा टी। जब हमने मोशन को y एक्सिस पे देखा तो इस तरह से मिली, और उसी मोशन को जब हमने x एक्सिस पे देखा था तो यही इक्वेशन हमें कुछ ऐसे मिली थी, कैपिटल X कॉस ओमेगा टी। ठीक है, आज हमें थोड़ी सी बात आगे करनी है। एक टर्म है जिसे आप कह रहे हैं फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट को समझना है कि फेज कांस्टेंट क्या है, एसएचएम में कैसे, इसका क्या रोल है। जरा याद करते हैं, पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में देखा गया था कि जब हम लोगों ने इस डायग्राम को बनाया था और एज्यूम किया था कि इस पॉइंट पर एक पार्टिकल है P, और P पार्टिकल एक एंगुलर मोशन कर रहा था सर्कुलर पाथ पे विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, और हमने कहा था कि मोशन स्टार्ट कहां से हो रहा है, रेफरेंस टाइम क्या है, टाइम इज इक्वल टू जीरो कहां पे है, जब P पार्टिकल यहां पे है, एट दैट टाइम T इज इक्वल टू जीरो है। मतलब ये मोशन कर रहा है, और हम मेजरमेंट कब से शुरू कर रहे हैं, जब हमने स्टॉप वॉच कब ऑन किया, जब पार्टिकल यहां पे था। स्टॉप वॉच ऑन किया तो T इज इक्वल टू जीरो यहां आ गया, और पार्टिकल यहां पे था तो ऐसे ऐसे मूव कर रहा था। ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया था तो इसका प्रोजेक्शन देखा था, यहां आया था, और इसी प्रोजेक्शन पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट आया था y इक्वल टू y साइन ओमेगा टू आया था, और उसी को जब x एक्सिस पे देखा तो x इक्वल टू x साइन ओमेगा टी आया। हाँ, तो ये तो एक बहुत आसान सी बात रखी गई थी कि समझने के लिए। लेकिन ये कैसे कह सकते हैं कि हमेशा हमेशा ये पार्टिकल जब मोशन स्टार्ट करेगा तो यहीं पे होगा, इन द स्टार्टिंग इनिशियल कंडीशन ऑफ द पार्टिकल इस पोजीशन पे होगा। या जब हम स्टॉप वॉच को ऑन करेंगे तो कैसे कह सकते हैं कि T इक्वल टू जीरो स्टॉप वॉच में है तो पॉइंट पार्टिकल P इसी पॉइंट पे है। ये हो सकता है कि ये पार्टिकल P यहां पर हो, इस पोजीशन से थोड़ा आगे हो, हमने जब स्टॉप वॉच को ऑन किया तो ये पार्टिकल P इस पोजीशन पे हो सकता है, या ये पार्टिकल P पीछे हो सकता है, इस पोजीशन पे हो सकता है। तो इस पोजीशन पे होने से इस पोजीशन पे होने से क्या यही इक्वेशन तब भी आएगी? तो इक्वेशन में थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगे, उसी चेंजेस को समझना है, और उसी समझने के साथ समझ में आएगा कि फेज कांस्टेंट क्या है। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल लेते हैं कि इस कंडीशन को ना लेते हुए हमने माना कि अभी हमारे पास वही पार्टिकल P है जो इस पोजीशन पर है, दिस इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल P, और ये पार्टिकल P एक एंगुलर मोशन कर रहा है, और जैसे देख चुके हैं कि इसकी वजह से इसका जो प्रोजेक्शन पॉइंट होगा SHM करेगा। उसी SHM को दोबारा से एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्या आएगा, तो देखते हैं क्या चेंज आने वाला है। ठीक है, चलिए जी देखते हैं। तो अभी हमारा P पॉइंट यहां पे है, और जब P पॉइंट यहां पे है तो हम कह रहे हैं कि T इज इक्वल टू जीरो है, इनिशियल पोजीशन इसकी ये है। ठीक है, अब ये x एक्सिस से थोड़ा सा पीछे कह सकते हैं, पीछे है। अगर पीछे है इसका मतलब इस पॉइंट का ओरिजिन से जो रेफरेंस लिया जाएगा, तो आप ये कहेंगे कि पहले पॉइंट, पिछले केस में पॉइंट यहां पे था तो इस लाइन पे देखा गया, अब ये पीछे आ गया है, तो ये एक एंगल पीछे की तरफ है फाई। जब हमने स्टॉप वॉच ऑन किया उस समय इसकी पोजीशन ये थी, अब यहां से ये एंगुलर वेलोसिटी से मूव करना शुरू करेगा, ये एंगुलर वेलोसिटी से मूव करना शुरू करेगा ऐसे करके। ओके, ठीक। अब सोचते क्या है कि कुछ टाइम के बाद जब T टाइम बीत जाता है, आफ्टर T सेकंड बाद मान लेते हैं इस पॉइंट की पोजीशन कुछ बदल जाती है, सपोज दैट ये यहां पहुंच जाता है, तो इसकी नेक्स्ट पोजीशन हो गई P डैश कैसे हुई, T इक्वल टू जीरो से टाइम T बीता तब तक ले ये यहां से यहां पहुंच गया, आफ्टर T सेकंड इसकी पोजीशन यहां से इस पोजीशन पे आ गई। ठीक है, ओके। इसी के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए कि पॉइंट का प्रोजेक्शन कहां से कहां पहुंचा, प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस, तो पहले पॉइंट यहां पे था, इसका प्रोजेक्शन देखा जाए तो प्रोजेक्शन पॉइंट कहां था, ये पॉइंट था, A पॉइंट यहां पे था। मींस जब पॉइंट P इस लोकेशन पे था तो उसका प्रोजेक्शन इस लोकेशन पे था।
अब जब SHM स्टार्ट होगा तो यहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होके ऊपर नीचे जाएगा, पार्टिकल P यहां से मूव कर रहा है, ठीक है, ओके। जब ये पॉइंट P यहां से यहां पहुंच गया तो उस समय इसका प्रोजेक्शन यहां होगा, ठीक। ये पॉइंट, इस पॉइंट की नई लोकेशन A डैश है। जैसे P का P डैश हो गया सर्कुलर पाथ पे, वैसे A का A डैश हो गया स्ट्रेट लाइन पाथ पे, ठीक। और हमें तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन तो हमेशा यही रहेगी, ये तो बदलेगी नहीं। क्यों नहीं बदलेगी भाई? मीन पोजीशन यही क्यों रहेगी? क्योंकि पार्टिकल देखा जाए तो इस पॉइंट से जितना ऊपर जाएगा, पार्टिकल नहीं, प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा। तो इन दोनों के बीच में मीन पोजीशन तो यही रहेगी। तो मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन जिसे कहा जाए वो तो यही रहेगी। तो हमें अगर डिस्प्लेसमेंट देखना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल, तो उसको तो यहीं से देखना है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन पॉइंट ऑफ द पार्टिकल। हमें निकालना y है। थोड़ी सी ज्योमेट्री बदल गई पिछले वाले केस से, उस ज्योमेट्री के बदलने से देखना है कि y कितना आएगा, ठीक, ओके। चलिए देखते हैं भाई। तो इस पॉइंट को अगर हम इससे मिलाएं, इसकी नई लोकेशन पहले P का यहां से था, अब इसकी नई लोकेशन P डैश है, तो इसका रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन से, ये जो आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से इसकी नई लोकेशन ये है, ठीक है। एक बात और, इस पार्टिकल P को यहां से यहां जाने में t टाइम लगा। एंगुलर स्पीड क्या है? ओमेगा। हमें मालूम है कि एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। या यूं कहें इसी को कि एक साइकिल में कितना एंगल? 2 पाई एंगल। और एक साइकिल में कितना टाइम? तो आप कहेंगे टाइम पीरियड t, ठीक है। तो यहां से हमें दिखाई क्या पड़ रहा है कि अगर ये t टाइम में इस पोजीशन से इस पोजीशन पे पहुंचता है तो ये एंगल कितना कवर करेगा यहां से लेकर यहां तक जाने में? यहां से लेकर ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? क्योंकि t टाइम में ओमेगा एंगुलर, t टाइम में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव किया है, कहां से कहां तक? P से P डैश तक। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या दिखाई पड़ रही है? दैट विल बी ओमेगा इंटू टी। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये एंगल आपका आ गया ओमेगा टी, ठीक, बात समझ में आ गई? अच्छा आगे देखें तो दिस इज द फाई। इनिशियल एंगल था, कांस्टेंट था, फाई वेरिएबल नहीं है, फाई कांस्टेंट है। फाई तो आपने जहां से स्टार्ट किया वो तो फिक्स हो गया ना, फाई कांस्टेंट है। तो ये जो एंगल बचा यहां से लेके यहां तक, ये कितना एंगल बचा? दैट विल बी ओमेगा टी माइनस फाई। जब याद करिए पिछले लेक्चर के इसी केस में जब पॉइंट P यहां पे था तो यहां एंगल आया था ओमेगा टी, ये फाई एंगल नहीं आया था, वो फाई यहां पे इंक्लूड हो गया है जो हमने पहले से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो अब ये एंगल हमारा ओमेगा टी माइनस फाई है। इस ट्रायंगल में जाते हैं तो दो पैरेलल लाइन और ये क्रॉस लाइन, तो ये एंगल भी हमारा ओमेगा टी माइनस फाई ही होगा, ठीक है। अगेन आगे देखते हैं जो लास्ट टाइम में देखा था सिमिलरली कि इसका हमें वाई एक्सिस पे देख रहे हैं तो इस सर्किल का रेडियस क्या होगा? इस सर्किल का रेडियस, ये जो आपका रेडियस इतना होगा, इसको नाम दे रहे हैं कैपिटल वाई, ठीक, कैपिटल वाई। अब फिर से देखें कि इन ट्रायंगल ओ पी डैश एंड ए डैश, इसमें बात करते हैं, ठीक है। तो इन ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइट है और ये हाइपोटेनस है। तो हाइट और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन किससे डिफाइन होगा? साइन से। अगर इसमें हम लोग लगाएं साइन ओमेगा टी माइनस फाई तो आप कहेंगे लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो वहां से आप देख सकते हैं कि आपको अगर कहें कि साइन ओमेगा टी माइनस फाई इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे? वाई अपॉन कैपिटल वाई, और ये हमें देता है वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। कितना चेंज आया? पहले इक्वेशन ये आई थी, अब इक्वेशन ये आई है। सिंपली क्या आया है? जो एंगल में चेंज आया है, एंगल पहले जीरो से स्टार्ट हुआ था तो ओमेगा टी आया था, अब पार्टिकल का मोशन थोड़ा पीछे से स्टार्ट हो रहा है तो उतना एंगल उसमें से पीछे हो गया, ठीक है। इसी फाई को हम लोग कह रहे हैं कि ये फेज कांस्टेंट है, ये फेज कांस्टेंट है।
फेज कांस्टेंट है। इतनी बात क्लियर हुई। सिमिलरली अगर इसी का पॉइंट का प्रोजेक्शन हम लोग एक्स एक्सिस पे देखें, जैसे लास्ट लेक्चर में देखा गया था, तो यहां पे ये टर्म रिवाइज होके कैसा हो जाएगा, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू एक्स कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव। इसको दोबारा से डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने यहां देखा था। इसका प्रोजेक्शन नीचे लेंगे, इस ट्रायंगल में काम करेंगे तो वही कॉस से डिफाइन होगा और ये चीज आपके सामने आ जाएगी। इसी को हम लोग कह रहे हैं फेज कांस्टेंट। यहां पे ये टर्म क्या है, फेज कांस्टेंट। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, ओके, तो थोड़ा सा आगे बात बढ़ रही है। अभी हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम ये डिफाइन कर लिया है, फाइंड कर लिया है। फेज कांस्टेंट देख लिया, एक्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड टाइम टी हो गया, ये पार्टिकल का मोशन हो गया, एंगुलर मोशन। अब इस पार्टिकल पी के मूव करने से पॉइंट ए का मोशन एसएचएम हो गया, और अगर एसएचएम हो गया तो हमने वाई को डिफाइन कर लिया था कि y इज इक्वल टू कैपिटल वाई साइन ओमेगा टी। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया था। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि टाइम के साथ y का कैसा वेरिएशन है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, उसके पहले थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। एक डायग्राम मैंने बनाया है, अब जो लोग मैकेनिकल में है वो जानते हैं क्या है। ये कैम है, एक फॉलोअर है। कैम फॉलोअर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो नॉर्मली हम लोग ने देखा है कि जो आपके इंजन है, ऐसे इंजन है, उसमें जो उसका वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व होते हैं, उनको ओपनिंग क्लोजिंग के लिए कैम फॉलोअर का यूज करते हैं। अगर गांव में आपने देखा हो, जो वहां पे डीजल इंजन यूज करते हैं खेतों में, पीछे देखते हैं दो रॉड ऐसे ऐसे मूव किया करते हैं। वो जो रॉड है वो यही रॉड है। ठीक है, उसको मूव कौन कराता है, ये नीचे कैम लगा हुआ है। कैम एक प्रोफाइल होती है जो सर्कुलर नहीं होती है, थोड़ा सा ओवल शेप में है, सेंटर यहाँ पे है। अगर ये सर्किल होता तो ऐसे निकल जाता यहां से। ठीक है, इतना पार्ट इसका ओवल हो गया। अब जरा सोचिए कि इसमें एसएचएम कहां होने वाला है, इसकी मैं बात यहां क्यों कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जो फॉलोअर है, फॉलोअर तो हमेशा एंगुलर मोशन करता है। इसमें तो एंगुलर मोशन होगा ओमेगा, जैसे इस पार्टिकल में एंगुलर मोशन ओमेगा हो रहा था। ठीक है, जब ये एंगुलर मोशन करेगा तो क्योंकि ये फॉलोअर का ये पॉइंट इसके कांटेक्ट में है, और बिकॉज ऑफ स्प्रिंग लोड या बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, जब ये नीचे जाएगा तो ये फॉलोअर नीचे जाएगा, फिर ये ऐसे घूमेगा, फिर जब ऊपर जाएगा तो ऐसे जाएगा। ये मोशन आपको होता हुआ यहां पे दिखाई पड़ेगा, है ना। इतनी बात तो क्लियर समझ में आ रही है कि फॉलोअर जब मूव करेगा इस सेंटर के अबाउट, कैम मूव करेगा इस सेंटर के अबाउट, तो फॉलोअर में लीनियर मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। फॉलोअर में केवल एंगुलर मोशन है, तो इसके मोशन को हम कहेंगे ये पीरियोडिक मोशन है। इसमें एसएचएम नहीं है। क्यों नहीं है, वही बात है, क्योंकि मीन पोजीशन नहीं है, स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है। तो फॉलोअर का मोशन तो पीरियोडिक है, लेकिन इसका देखा जाए तो इस पर जो आपका कैम का मोशन पीरियोडिक है, और फॉलोअर पे देखा जाए कोई भी पॉइंट ले ले, फॉलोअर पे कहीं पे कोई पॉइंट ले ले, मान लीजिए आपने ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का बात करें तो ये पॉइंट अप एंड डाउन मूव करेगा। ठीक है, ये इसकी एक मीन पोजीशन होगी, इसके ऊपर नीचे मूव करेगा। ये मोशन आपका एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। यहां पे आपको स्ट्रेट लाइन भी मिल रही है, एक बात। दूसरी बात ये भी मिल रही है कि मीन पोजीशन भी है, और तीसरी बात ये भी मिल रही है कि अपनी पोजीशन को बार बार रिपीट करता है, तो ये पीरियोडिक भी है। और अगर ऐसा है तो इन तीनों कंडीशन को मिला के हम क्या कहते हैं कि ये एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो कैम फॉलोअर की स्टडी जब हम लोग करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन में, दैट्स वाई फॉलोअर के मोशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन मान के चलते हैं। इसे मैंने यहां पे एग्जांपल को लेने के लिए किया है। तो अब इसी में देखते हैं कि अगर इसके मोशन का जिक्र करें, इसका मोशन भी y इक्वल टू वाई साइन ओमेगा टी आएगा। ये प्रूफ करके देख सकते हैं, तो थ्योरी ऑफ मशीन का सिलेबस लिया जाएगा तो वहां बात की जाएगी। ठीक है, अब जरा देखें कि अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन रेडी है तो उससे हम वेलोसिटी इक्वेशन और एक्सीलरेशन इक्वेशन को कैसे ड्राइव करें। बहुत सिंपल सा है, हम सबको पता है कि डिस्प्लेसमेंट अगर मालूम है तो व्हाट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट। टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज हो रहा है, अगर ये निकाल लिया, अगर वेलोसिटी हो जाएगा, तो उसके लिए सिंपल सा एक काम हम लोग करते हैं कि ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या कर दें? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो आएगा वही आपका वेलोसिटी होगा। ठीक है, डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या हुआ, हम एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो अब y को y नहीं लिखेंगे, y डैश लिखेंगे। y डैश का मतलब क्या हुआ कि हमने टाइम के रिस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि d अपॉन डी टी और कैपिटल Y साइन ओमेगा टी। ठीक है, ध्यान रखिएगा कैपिटल Y क्या है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, जो कि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है, चेंज नहीं होगी, तो वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या इक्वेशन बनेगी? y डैश, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी इन एसएचएम। तो y डैश इक्वल टू क्या बनेगा? y कांस्टेंट है, y बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी को करेंगे तो कॉस ओमेगा टी आएगा और उसका एक कांस्टेंट बाहर आएगा इनटू ओमेगा। ठीक है, ये हमारे पास आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। आप यहां लिख सकते हैं ओमेगा इंटू वाई कॉस ओमेगा टी। यहां एक बात खास दिखाई पड़ रही है, डिस्प्लेसमेंट एक हार्मोनिक फंक्शन था, साइन का फंक्शन था, तो एक्सेलरेशन भी एक हार्मोनिक फंक्शन है, कॉस का फंक्शन है। मींस एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट भी हार्मोनिक होगा और वेलोसिटी भी हार्मोनिक होगी। इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये हमारी आपके पास वेलोसिटी इक्वेशन आ गई। अब जरा बात करते हैं एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, व्हाट इज, यहां बात हुई थी वेलोसिटी की, बात समझ में आ गई थी। वेलोसिटी क्या थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। अगर बात करें एक्सेलरेशन की, व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां क्या कह सकते हैं इसको कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, मींस अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो जो हमारे पास वेलोसिटी आई है उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दें। इसका सबसे आसान तरीका यही है। तो अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आता है देखते हैं जरा, क्या मतलब हुआ। हम यहां पे अब इसको y ना लिख के, y डैश ना लिख के क्या लिखेंगे? y डबल डैश। y डबल डैश मतलब दोबारा डिफरेंस किया, फर्स्ट डिफरेंशियल और ये सेकंड डिफरेंशियल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? d अपॉन डी टी और वेलोसिटी की हमारे वैल्यूज क्या आई हैं? दैट इज ओमेगा कैपिटल Y कॉस ओमेगा टी। ओके, डन। ठीक है, सॉल्व कर ले थोड़ा सा जल्दी से कैलकुलस लगा के। तो y डैश की वैल्यू क्या हो गई? ओमेगा कांस्टेंट, y कांस्टेंट, ये तो बाहर ही रहेगा। अगेन कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशियल क्या होगा? साइन ओमेगा टी, लेकिन माइनस में होगा, माइनस में करके साइन ओमेगा टी आ गया और इसमें से एक कांस्टेंट बाहर आएगा दैट इज ओमेगा। तो आप कह सकते हैं फाइनली क्या आ गया? y डबल डैश इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई साइन ओमेगा टी। सॉरी, y कैपिटल होगा यहां पे, y कैपिटल होगा। ठीक है, ये आ गया। इतनी बात क्लियर है? ठीक, जरा थोड़ा सा चेंज कर लें यहीं पे। पहली क्वेश्चन देखी जाए, कैपिटल Y साइन ओमेगा टी क्या होता है? स्मॉल y डिस्प्लेसमेंट। कैपिटल Y साइन ओमेगा टी y क्या हो जाएगा? स्मॉल y। इसको हम लोग फिर से कर सकते हैं कि y डबल डैश इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर स्मॉल y। ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, दिस इज वेलोसिटी इक्वेशन एंड अगेन दिस इज एक्सेलरेशन इक्वेशन। ठीक है, हाँ जी। तो हमने तीनों इक्वेशन ड्राइव कर लिया। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y इक्वल टू कैपिटल Y साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी y डैश सिंगल डिफरेंशियल ओमेगा कैपिटल Y cos ओमेगा टी, एक्सेलरेशन डबल डिफरेंशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज माइनस ओमेगा स्क्वायर स्मॉल y है। ध्यान रखिएगा ये स्मॉल y है, जहां पे y की वैल्यू क्या है?
कैपिटल वाई साइन ओमेगा टी, ये हमने यहां से लिया है, यही वैल्यू है। ठीक, कुछ बातें यहां ध्यान देते हैं, इसमें एक्सेलरेशन में बात करते हैं, है ना, इसके बारे में ज्यादा बात करते हैं। यहां से क्या साफ दिख रहा है कि जो हमारा एक्सेलरेशन है जिसको आप वाई डबल डैश कह रहे हैं, ये दिख रहा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। एक बात निकल के आई, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या निकल के आई कि जो हमारा एक्सेलरेशन है जिसको आप वाई डबल डैश कह रहे हैं, इज ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव। तो इन दोनों बातों से हम क्या समझें, ठीक है। पहली बात तो ये हो रही है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी बदलेगी तभी एक्सेलरेशन होगा, ज्यादा बदलेगी तो ज्यादा होगा, कम बदलेगी तो कम होगा। एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलने वाली, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने वाली बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो एक तो कह रहा है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के साथ बढ़ेगी, मतलब जितना हम दूर जाएंगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा मीन पोजीशन से, जितना नजदीक आएंगे उतना एक्सेलरेशन कम होगा। एक बात तो ये आ गई। दूसरी बात क्या कह रहा है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या समझते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन को हिंदी में बोलते हैं त्वरण और रिटार्डेशन को बोलते हैं मंदन। जब आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो वहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, क्यों, क्योंकि पहले ज्यादा गाड़ी की वेलोसिटी थी, स्पीड थी, अब कम हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब जब भी नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा हो, इसका सिर्फ एक मतलब है कि उसकी वेलोसिटी घट रही है। बात समझ आ रही है। तो एसएचएम में हमेशा ऐसा होगा कि जब भी बॉडी मीन पोजीशन से आइदर साइड जाएगी उसकी वेलोसिटी घटेगी। मतलब क्या हुआ कहने का कि वेलोसिटी मीन पोजीशन से किसी तरफ जाने पे कम होगी, घटेगी, तो मैक्सिमम कहां पे होगी, मैक्सिमम हमेशा वेलोसिटी कहां होगी, मीन पोजीशन पे। ये चाहे इस पार्टिकल के फॉर्म में देख सकते हैं, इस पॉइंट ए का जो मोशन होगा जब ओ पॉइंट पर होगा, चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ऑफ एसएचएम है। अगर एसएचएम को प्रूफ करना है तो अगर ये दोनों बातें प्रूफ हो जाती हैं तो आप कह सकते हैं कि हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाए और एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल में हो जाए, तो आप कहेंगे कि एसएचएम है। एक एग्जांपल जरा, ये तो आपने ग्राफिकल मेथड में देखा है, एक पेंडुलम का एग्जांपल देख लें। ठीक है, एक सपोज दैट सिंपल पेंडुलम हमारे पास है और इसका मोशन कुछ ऐसे करके हो रहा है। ठीक है, ये इसकी मीन पोजीशन है, बहुत पहले से बात हो रही है। ठीक, मीन पोजीशन है, पहले यहां से ये इधर गया, फिर वापस आया, फिर वापस आके इधर पहुंचा, फिर वापस आके यहां पहुंच गया। ये इसकी मीन पोजीशन हो गई। ठीक है, जब भी ये बॉडी मीन पोजीशन से चाहे इधर जा रही हो चाहे इधर जा रही हो, उसकी स्पीड घट रही होगी ना। अगर नहीं घट रही होती तो यहां जाके ये रुकता क्यों, यहां पे तेजी में था और यहां जाके वेलोसिटी 0 हो गई, फिर वापस आने लगा। ठीक है, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हुई और इसके इधर जाए तो ही वेलोसिटी घटेगी और इसके इधर जाए तो ही वेलोसिटी घटेगी। इसका मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी कहां मिलेगी, मीन पॉइंट पे, और चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए वो हमेशा वेलोसिटी घटेगी। और घटती हुई वेलोसिटी का मतलब है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन ऑफ द पेंडुलम और एनी ऑसिलेटिंग बॉडी। ठीक है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की बात हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और हम लोग अब ग्राफिकल मेथड से काम नहीं करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, दोबारा से देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे बाय यूजिंग एनर्जी मेथड, बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन एंड बाय यूजिंग डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल। इन तीनों मेथड से देखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की मदद से सॉल्व करेंगे और फिर से ये इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे। ये अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये बेसिक फंडामेंटल सिंपल हार्मोनिक मोशन का यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिहाज से चीजों को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।